संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतिहार जोहान यात्रा 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, पहले चरण की शुरुआत गढ़वा से। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का सरकार पर गंभीर आरोप, कहा खनिज संपदा को बचाने वालों पर झूठा केस दर्ज कर भेजा जा रहा है जेल। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड महिला एवं पुरुष हॉकी टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर या फिर पुण्यतिथि कहें, उस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में अभी कुछ ही देर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं मुंबई स्थित चैत्य भूमि में भी बाबा साहब के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। महापरिनिर्वाण दिवस पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में कुल 17 बैठकें होगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र के दौरान विधायी कार्यों पर सकारात्मक वाद विवाद और चर्चा होने की उम्मीद व्यक्त की। सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू होगा और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गढ़वा जिले से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री एक-एक दिन सभी जिलों में रुकेंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खनिज संपदा को बचाने वालों पर झूठा केस दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। जो इलीगल करने वाले लोगों ने लिख करके थाना को दिया तो इन लोगों के ऊपर केस हो गया। फिर एक तो चुका तो जेल में भी गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट से उनको बेल लेना पड़ा, बैल को भी बेचना पड़ा बेचारे। और उल्टे उन ट्राइबल के ऊपर 6 करोड़ से अधिक रुपया माइनिंग विभाग ने रिकवरी के लिए भी पत्र डाल दिया है। ये तो आप सब लोगों ने देख चुका है। तो सरकार इस प्रकार से हेमंत सोरेन काम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और जांच अधिकारी सह झारखंड पुलिस के एएसआई सरफुद्दीन खान से पूछताछ की। जेल अधीक्षक से रिम्स में पंकज मिश्रा के फोन से किए गए बातचीत के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही रिम्स में बात करते हुए फुटेज के बारे में जानकारी ली। ईडी को पूछताछ में जांच अधिकारी खान ने बताया कि बरहरवा टोल प्लाजा मामले में व्यवसायी शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के 24 घंटे के अंदर साहिबगंज पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। जांच की निगरानी कर रहे डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बिना किसी प्रारंभिक जांच और डिजिटल साक्ष्य के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। उस दौरान प्रमोद मिश्रा बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात थे। वहीं एएसआई सरफुद्दीन खान ने ईडी को बताया कि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला उनके वरीय अधिकारियों का था। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज से राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा अब तक किए गए खर्च की समीक्षा करेंगे। पहले दिन आज श्री सिंह 8 विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल हुई सर्वदलीय बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में देश भर के प्रमुख राजनेताओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत की G20 की अध्यक्षता के संबंध में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। 1 वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सम्मेलन के तहत अगले 1 साल तक देश में कई कार्यक्रम होंगे।
भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रही है। विशेष रूप से यह जरूरी है कि विश्व के नेता उचित मुद्दों, विशेष रूप से विश्व के वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। G20 विश्व के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अंतर सरकारी मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद की भावना बखूबी दिखी। वे पहले भी राज्य सरकारों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को बढ़ावा देगा, ताकि वित्तीय समावेशन एवं सेवा आपूर्ति को बेहतर किया जा सके। उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्य पर समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। सभी G20 शेरपाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। We'll talk about prevention, preparedness and response for health emergencies, digital health for universal access and improved service delivery, and strengthening cooperation for vaccine therapeutics and diagnostics. These are all the issues we brought out in our issue notes, and on education issue note we brought out foundational literacy and numeracy, strengthening research and innovation, tech-enabled learning, and the future of work, which is very critical. And on the culture side, we've talked about protection and restitution of cultural property, culture for sustainable living, creating economy, and how do you leverage information communication technology for preservation of culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। डिजिटल इकोनॉमी, focus on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods, and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow. यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting, and I haven't seen even what I look like. We really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us wear your beautiful clothes after having given us such a warm welcome. It's been quite enlightening. I think having a bit of cultural diplomacy in the G20 is very important to foster understanding. पूर्व विदेश सचिव और मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मंच से भारत अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखा रहा है। Our objectives, of course, are to place our narrative on the global agenda. That is the first objective, is that what are our priorities should become global priorities. That is a substantive part of it. But we also want the presidency, India's presidency of the G20, to be able to highlight India's developmental achievements, India's tourism potential, India's cultural heritage and diversity. And what you see is part of that. भारत की G20 की अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग जैसे विभाजनकारी मुद्दे आज की बहस में जरूर उठे, पर भारत का फोकस
दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है, उनके समाधान के लिए एक संयुक्त प्रयास पे था। भारत ने दुनिया की इन 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर संदेश दिया कि भारत चाहेगा कि उसकी G20 की अध्यक्षता के दौरान ये 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 एक क्रिया उन्मुख और निर्णायक अप्रोच अपनाए। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, उदयपुर। दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS रांची में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में DPS सोसाइटी के चेयरमैन पद्म भूषण BK सुंगलू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी बहुत जरूरी है। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि अपनी स्थापना से अब तक DPS रांची ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमारा लक्ष्य एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। उसमें न कि केवल स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब है कि एकेडमिक के साथ में स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हेल्दी होने का, और कोविड के बाद लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों को आज स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानियां और उपलब्धियां भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में 24 घंटों में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उसके अगले दिन का तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। सुबह में कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। और अब बात हॉकी की। हॉकी इंडिया द्वारा भुवनेश्वर में 20 दिसंबर से आयोजित क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 महिला एवं पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए हॉकी झारखंड का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में 29 नवंबर को रांची में हॉकी झारखंड द्वारा आयोजित ट्रायल से महिला वर्ग के 25 खिलाड़ी एवं पुरुष वर्ग के 25 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आयुष विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव और आकांक्षी जिला प्रभारी राहुल शर्मा ने गुमला जिले का दौरा किया। उन्होंने सिसई के आयुष अस्पताल और वेलनेस सेंटर, गुमला के कल्याण गुरुकुल, नारी निकेतन और SS+2 उच्च विद्यालय गुमला, इंडोर स्टेडियम, गांधी पार्क स्थित ओपन जिम का निरीक्षण किया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी को पंचायत, प्रखंड, जिला से लेकर पूरे झारखंड में मजबूत करना है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बने EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में माहेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की गुत्थी सुलझाने CID की टीम हजारीबाग पहुंची। टीम के सदस्यों ने माहेश्वरी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सदर थाने में गहन पूछताछ की और घटना की विस्तृत जानकारी ली। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 352 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ सैयद उल रहमान उर्फ बाबू अली को गिरफ्तार किया है। वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा सह सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रांची नगर निगम सिटीजन्स फोरम के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उप महापौर संजीव विजयवर्गीय से उनके कार्यालय में मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उप महापौर से जन समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे के निर्देश पर 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले को विशेष मध्यस्थता अभियान के माध्यम से निपटारा करने का प्रयास है। पहाड़ी मंदिर रांची में लगे हुए पोल पर बड़ा और भव्य त्रिशूल लगाने का प्रस्ताव देते हुए सांसद संजय सेठ ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखा है। उपायुक्त को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि पहाड़ी मंदिर रांची झारखंड सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था एवं चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में बच्चों की परिवार आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह की रोकथाम विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान राज्य में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों के परिवार आधारित देखभाल को प्रोत्साहित कर जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्थाओं को स्थापित करने पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सिलाई सेंटर का उद्घाटन JSLPS के प्रबंधक नीरज सिंह और संचालिका चंचला देवी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित गजवा गांव में गजवा आजीविका संगठन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान JSLPS के प्रबंधक नीरज सिंह ने महिलाओं और युवतियों का हौसला बढ़ाया। ये सिलाई सेंटर बेली आजीविका समूह, चमन आजीविका समूह और सपना आजीविका समूह द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इन तीनों समूहों में कुल 38 सदस्य हैं। आजीविका ग्राम संगठन गजवा के द्वारा संचालन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 6 महिलाओं को जोड़ा गया है, जो कि आजीविका सिलाई का काम भी करेंगे, साथ में जो यहाँ के बच्चियाँ हैं उनको प्रशिक्षण देने का भी कार्य करेंगे। इस तरीके से इन लोगों का एक आजीविका का स्रोत बढ़ने का साधन यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। इस संबंध में बेली आजीविका समूह के अध्यक्ष और सिलाई सेंटर की संचालिका चंचला देवी ने बताया कि JSLPS के द्वारा आजीविका महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। और हमारे JSLPS ने हम लोग को बहुत सा जैसे योगदान दिए हैं, RF राशि, CIF पैसा और लोन का भी योगदान दिए हैं, जिससे हम लोग अपने छोटे छोटे रकम लेकर उससे आजीविका को आगे बढ़ा सके और अपने सिलाई सेंटर को भी आगे बढ़ाने का काम कर। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने से युवतियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इन्हें लगता है कि प्रशिक्षण पाकर वो अपना रोजगार कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। सूट सिलवाना चाहती हैं और शर्ट और पैंट सीखना है। सिलाई सेंटर में बच्चों और महिलाओं की ड्रेस, स्कूल ड्रेस सहित विभिन्न प्रकार की ड्रेस सिलाई कर बाजार और मंडियों में भेजने का कार्य किया जाएगा। इस सिलाई सेंटर में आजीविका महिला समूह को बैंकों से ऋण भी मुहैया कराया गया है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की बदौलत जामताड़ा जिले के एक किसान दंपत्ति ने खेती किसानी के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी लिखी है और आज यह इलाके में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। जामताड़ा जिले के सोनबाद पंचायत अंतर्गत मोढ़ा गांव के इस किसान दंपत्ति की चर्चा इन दिनों पूरे इलाके में है। पति पत्नी ने मिलकर खेती किसानी के काम में यहां मिसाल कायम की है। पति पत्नी किसान के द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत एवं सरकारी मदद से प्राप्त उपलब्धि किसानों के लिए अनुकरणीय है। टपक सिंचाई पद्धति इनके लिए वरदान साबित हो रही है और इसमें बहुत सक्सेस होने लगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से मेरा 1 एकड़ जमीन में ड्रिप लगा हुआ और ये फ्लावर का जो सेट नेट हाउस मिला, इसमें आपका टोटल कंप्लीट सेट मतलब आपका शेड, मल्चिंग सीट, ड्रिप इरिगेशन, टोटल पानी का टोटल इंतजाम, इवन पौधा तक, जरबेरा पौधा जो कि बहुत कॉस्टली होता है, ये हमको दिया गया। मंत्री जी हैं मोदी जी, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ये योजना बना करके किसानों को बहुत अधिक उत्साहित किया है ताकि इसके द्वारा किसान अपना जीविका चला सके।
किसान अंचितो विश्वास ने बताया कि इसके पहले वो रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकते थे, लेकिन आज वो अपने साथ साथ कई परिवारों को भी रोजगार देने में सक्षम साबित हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि प्रशिक्षण, सरकारी मदद और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर वो हर महीने आसानी से 40 से 50 हजार रुपए कमा लेते हैं। कॉस्टली होता है, ये हमको दिया गया, हम लगा के इसको मेंटेनेंस किए 3 महीना, उसके बाद फूल उगने लगा। काफी अच्छा इनकम है, जो कि हम लोग सोचे ही नहीं थे, आसपास का किसान भी नहीं सोचा था। सरकार की ओर से उन्हें डीप इरिगेशन, मल्चिंग विधि, टपक सिंचाई योजना एवं सेड की सुविधा मिली है, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ है। इलाके के परियोजना निदेशक रंजीत कुमार मंडल ने कहा कि इस दंपति ने सामान्य खेती की जगह व्यावसायिक खेती को अपनाया, जिसमें आत्मा जैसी संस्थाओं ने भरपूर सहयोग किया। हम पीएम केशवर के अंतर्गत अभी कृषि में जो है ड्रिप प्रणाली से, जिसको हम लोग टपक सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं, उसमें कम पानी में जो है अधिक उपज, चूंकि झारखंड में जो है पानी का ही मुख्य समस्या है और इसको कम करने के लिए वो काफी वरदान साबित हो रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ड्रिप के अलावा आपका स्प्रिंकलर है, जिसको फव्वारा विधि से हम लोग जो है सिंचाई करते हैं, उसमें जो है 90%। हौसले, मेहनत और सरकारी सहायता प्राप्त कर कम खर्च पर अधिक आमदनी करने में ये किसान पति पत्नी सफल साबित हुए हैं। विशेषकर फूलों एवं शिमला मिर्च की खेती से इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में विभिन्न समूहों का आना लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। इस आयोजन का मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करना और इस दौरान खूबसूरत तमिल भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी जश्न मनाया जा रहा है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव फिर से तलाशने के लिए वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियान जोहार यात्रा 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, पहले चरण की शुरुआत गढ़वा से। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का सरकार पर गंभीर आरोप, कहा खनिज संपदा को बचाने वालों पर झूठा केस दर्ज कर भेजा जा रहा है जेल। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड महिला एवं पुरुष हॉकी टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में।